देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक, प्रभारी कुमारी शैलजा भी रही मौजूद। संगठन को मजबूत करने और जन मुद्दों पर रणनीति तय। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर देहरादून में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। घंटाघर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचे को प्रशासन ने किया ध्वस्त। भाजपा ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला, कहा पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने भी कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी पर लगाया आरोप। अभिनेत्री उर्मिला सनावर से हरिद्वार में एसआईटी ने 6 घंटे तक गहन पूछताछ की। साथ ही जांच टीम को सौंप दी गई हर जानकारी और ऑडियो रिकॉर्डिंग। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग लगातार हुई तेज। सामाजिक और राजनीतिक संगठन दबाव बनाकर सीबीआई जांच की कर रहे हैं लगातार मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। रुक करते हैं पहली खबर का। खबर है देहरादून से। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से आज देहरादून में, आपको बता दें, राजनीतिक मामलों की समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। बता दें, बैठक में कांग्रेस की प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा भी की गई है और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए आगे की रणनीति भी तय कर दी गई है। बता दें, बैठक में कांग्रेस नेताओं को संगठनात्मक मजबूती, जन मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों पर दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के रुख पर भी मंथन लगातार किया गया है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी मामले को जोर शोर से उठाना कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होती और वह भी सीटिंग जज की निगरानी में, तब तक कांग्रेस की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। बता दें, शैलजा ने आरोप यह भी लगाया है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कथित वीआईपी को बचाने का काम कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह भी कहा है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। मीटिंग हुई, इसमें कांग्रेस पार्टी के आगे कार्यक्रम हमारा क्या होगा उससे मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष और एलओपी लोकसभा राहुल गांधी जी भी थे, महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है अंकिता का मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा। ना केवल एक अंकिता, अनेकों अंकिता और कितनी अंकिता पूरे प्रदेश में। देखो, कई बार एक नाम सिंबल बन जाता है। अंकिता भंडारी के नाम से आज सारे देश में, दुनिया में उत्तराखंड का नाम गलत तरह से सुर्खियों में आया। तो हम तो एक बेटी को, उत्तराखंड की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी इससे नावाकिफ हैं कि पहाड़ों में क्या नारे लग रहे हैं। पहाड़ों में नारे लग रहे हैं कि पहाड़ की बेटी करे पुकार, पहाड़ की नारी करे पुकार। आज कहां गया वो चौकीदार? नारे लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो 3.5 साल से लड़ रहे हैं लोगों को। अब आप बताइए कि
मुख्यमंत्री जी के परिवार का कोई अगर प्रभावित होता इस तरह, तो क्या मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते? लेकिन दुर्भाग्य से वो गरीब परिवार की बेटी थी, तो उसके साथ क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? हम उसके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी 50 बोले हमें, और भारतीय जनता पार्टी 50 डर दिखाए हमें केस करने के। हम डरने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं, जब तक कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और उसके दोषियों को। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आपको बता दें, देहरादून में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। देर रात जिला प्रशासन ने घंटाघर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बने अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। ये भी बता दें, देहरादून शहर के घंटाघर के पास स्थित NHNB कॉम्प्लेक्स MDA क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को जिला प्रशासन द्वारा हटाया भी गया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के निर्देशों के क्रम में की गई है। साथ ही प्रशासन की ओर से पूर्व में भी संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर देर रात प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध मजार को अब ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। नोटिस के बाद भी पहले भी जानकारी दी गई थी, अवसर दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है। साथ ही बता दें, सीएम धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर विजुअल देख पा रहे होंगे किस तरह से प्रशासन लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। घंटाघर क्षेत्र में अवैध मजार थी जिसको ध्वस्त किया गया। नोटिस के बाद भी मजार को नहीं हटाया गया था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। अगली खबर है देहरादून से। कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति और नेतृत्व को लेकर जारी चर्चाओं पर अब भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। बता दें, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है, जिसके चलते संगठन का विस्तार तक नहीं हो पा रहा है। मथुरा दत्त जोशी ने साफ कहा कि कांग्रेस के 4-5 बड़े नेताओं के बीच लगातार खींचतान चलती आ रही है, जिसका सीधा असर जमीनी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ रहा है और पड़ता आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर गंभीर नजर आ नहीं रही है। भाजपा प्रवक्ता ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि 4 साल बाद अब जाकर कांग्रेस प्रभारी को उत्तराखंड की याद आई है, वह भी तब जब चुनाव नजदीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले तो ये तय कर लेना होगा कि वे प्रदेश में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, हरीश रावत के, प्रीतम सिंह के, यशपाल आर्य के या करण मेहरा या फिर कोई और हो सकता है। मथुरा दत्त जोशी ने साफ कर दिया है कि जब कांग्रेस नेतृत्व को लेकर स्पष्ट ही नहीं होगी और संगठन को मजबूत भी नहीं होना पड़ेगा, तब तक वह प्रदेश की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। मथुरा दत्त को आप सुनेंगे थोड़ी देर में किस तरह से वो बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अभी भी मजबूती से काम नहीं ले रही है, अंदर ही प्रतिद्वंदिता चरम पर है, खींचतान लगातार सरकार में देखी जा रही है। वो कहते हैं कि हरीश रावत होंगे या प्रीतम सिंह होंगे या यशपाल आर्य या फिर कोई और चेहरा होगा, पहले कांग्रेस ये तय कर ले। मथुरा दत्त का यह भी कहना है कि पहले से सरकार काम नहीं करती आ रही, पर अब चुनाव आ रहा है तो प्रदर्शन भी हो रहे हैं, रैलीज भी कर रही है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी है, जिस तरीके से संगठन का विस्तार नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, 4-5 जो बड़े नेता हैं उनकी सिर्फ डोबल है, उससे कांग्रेस 2027 के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली बार आज 4 साल में
प्रभारी महोदया को उत्तराखंड की याद आई है, क्योंकि चूंकि चुनाव भी अब नजदीक है, वो पहली बार यहाँ पर आ रही है 4 साल में। एक बार पहले आई थी जब शुरू में बनी थी, उसके बाद ही उनका मैं समझता हूँ दूसरा दौरा होगा। और आज वो आई हैं, देखिए वो कितना इन 5-6 नेताओं को एकजुट रख सकती हैं, क्या संदेश दे सकती हैं, वो उनका अपना प्रयास होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ नया कर पाएगी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के नेताओं को यह तय करना पड़ेगा कि इस प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। क्या हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, या प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, या यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, या करण नारायण जी के नेतृत्व में, या गोदियाल जी के नेतृत्व में। पहले ये तय हो। जब उनके पास नेता ही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं है, तो कांग्रेस कितनी मजबूत हो सकती है। 4 साल तक किसी को इस प्रदेश की याद नहीं आई, आज वो एकजुट हो रहे हैं। प्रभारी भी यहाँ आज आई है, तो देखते हैं कितना कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब तक नेता न हो, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस बात को कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। आपको बता दें, अभिनेत्री उर्मिला सनावर को आज देहरादून से पुलिस टीम हरिद्वार लेकर पहुंची, जहां गठित एसआईटी ने उनसे करीब 6 घंटे तक गहन पूछताछ की है। जी हां, लंबी पूछताछ के बाद उर्मिला सनावर मीडिया के सामने आई और जांच से जुड़ी जानकारी भी साझा की है। उर्मिला सनावर ने यह भी बताया है कि एसआईटी द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब उन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ दिए हैं और उनके पास मौजूद हर जानकारी जांच टीम को सौंप दी गई है। बता दें, ऑडियो रिकॉर्डिंग मामले को लेकर भी उर्मिला ने यह कहा कि संबंधित ऑडियो और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां भी एसआईटी को उपलब्ध करा दी गई हैं। अन्य सबूतों के सवाल पर उर्मिला सनावर ने यह साफ कहा कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम एक दूसरे के बहुत ही करीब दोस्त हैं और इस मामले से जुड़ी कई जानकारियां उनके पास भी हो सकती हैं। वहीं स्वामी दर्शन भारती को लेकर उर्मिला सनावर ने स्पष्ट कर दिया है कि देहरादून तक उनके साथ वो जरूर आई थी, लेकिन स्वामी ने जांच के दौरान क्या बयान दिया है, इसकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। बता दें, फिलहाल पुलिस और एसआईटी की जांच लगातार जारी है। इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है। वो अपने तरीके से जो सवालात कर रहे हैं वो ऐसे शो ऑफ नहीं किए जाते हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इस सवाल का जवाब मैं कोई कमेंट्स तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो तरीका जो है वो सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टनेस के तरीके से पूछताछ हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ हुई, जो एसआईटी ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं, जो सब चीजें हैं। और हाँ, सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है। वो अपने तरीके से जो सवालात कर रहे हैं वो ऐसे शो ऑफ नहीं किए जाते हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इस सवाल का जवाब मैं कोई कमेंट्स तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो तरीका जो है वो सॉफ्टवेयर है, कोई तो देखा आपने कि किस तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग मामले पर भी जानकारी दी गई। सुर्खियों में लगातार ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी कि एसआईटी के सामने आएगी कि नहीं, लेकिन उर्मिला सनावर ने भी साफ कर दिया है कि सभी तरह के दस्तावेज, जानकारियां और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, स्पष्ट किया है कि वो देहरादून तक जरूर आई थी, लेकिन स्वामी जी के साथ, लेकिन जांच के दौरान क्या बयान आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनकी जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं है। अगली खबर आपको बता दें, आ रही है सबूत के सवाल पर उर्मिला सनावर ने यह भी कहा कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं और इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी उनके पास नहीं है।
अगली खबर आ रही है पौड़ी जिले के सतपुली से। बता दें, पौड़ी जिले की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में पौड़ी जनपद के सतपुली नगर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष बता दें सोनू कुमार ने मीडिया से बातचीत में सरकार से मांग की है कि अंकिता हत्याकांड की शीघ्र सीबीआई जांच कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। बता दें, सोनू कुमार ने यह भी कहा है कि देश की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से इस हत्याकांड में वीआईपी के नाम सामने आ रहे हैं वे बेहद निंदनीय हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में शामिल वीआईपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सोनू कुमार, जिला अध्यक्ष। मैं रिपब्लिकन पार्टी जिला अध्यक्ष पौड़ी रामदास वाले केंद्रीय मंत्री का जिला अध्यक्ष हूँ। और ये जिस तरह से ये अभी बीच में मामला आया कि अंकिता भंडारी केस का जो मामला चल रहा है, ये आदरणीय श्री प्रसिद्ध धामी मुख्यमंत्री से हमारा ये निवेदन है कि हमारी जो पहाड़ की बेटी है अंकिता भंडारी, इसको न्याय मिले। और जो अभी इस बीच में ये सपोर्ट की बात है कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच में एक बेटी के साथ हमें पता है कि ये हमारी जो सरकार है, ये सरकार हमारी बेटी के साथ खड़ी होगी। मामला जिस तरह से भी दोबारा सामने हो गया है, इस तरह से तो लगता है कि बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर बेटी सुरक्षित होती तो ये घटनाएं हमारी पहाड़ में नहीं होती। और हमें इस घटना की घोर निंदा करते हैं कि हमारे आदरणीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी इस पे सीबीआई जांच करे और जो सीबीआई जांच में जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर दोषियों को सजा मिले। और जो भी ये विद्यार्थियों के नाम आ रहे हैं, इस तरह से हमारे पहाड़ में इस घटना का दोबारा ऐसे कोई घटना ना हो कि हमारी बेटी, हमारी बहू इस घर पहाड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। ये हमारी और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये तो घोर निंदा वाली बात है। दूसरी बात ये है कि कल जो सरकार कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, उन सबूतों को कोर्ट में रखें और जिनकी विद्यार्थियों के नाम आ रहे हैं उन विद्यार्थियों की कड़ी से कड़ी। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि है मसूरी से। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आपको बता दें आर्यन देव उनियाल के मसूरी पहुंचने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। बता दें, इस मौके पर राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया। वहीं पिक्चर पैलेस चौक पर आतिशबाजी कर खुशी भी साफ तौर पर जाहिर की गई है। बता दें, आर्यन देव उनियाल ने स्वागत के लिए मसूरी वासियों और कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मेहनत और समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आर्यन देव उनियाल ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं को संगठन और शासन दोनों में आगे लाया जा रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी साफ किया कि मुद्दाविहीन विपक्ष भ्रामक बातें फैलाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है और जानती है। बता दें, अंकिता भंडारी मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रकरण को लेकर बेहद ही संवेदनशील हैं और सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मसूरी जैसे छोटे शहर में एक कार्यकर्ता को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं पहले भी सहसंयोजक विधिकार रहा हूँ, मैंने प्रदेश में काम किया है, बहुत सालों से मैंने नगर पालिका के चुनावों में, विधायक चुनाव में काम किया है। तो पार्टी ने मेरी कार्यशैली को समझा कि मुझे पद दे सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो युवाओं पर विश्वास है। जो हम बोलते हैं, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो युवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। आप देखेंगे युवाओं को कितने मौके मिल रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो टिकट हो। तो यही एक एग्जाम्पल है कि हम जैसे युवाओं को पार्टी आगे बढ़ा रही है। युवाओं के कंधे पर बहुत भार है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे ज़्यादा युवक ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग भ्रामक तथ्य फैलाने की कोशिश करते हैं, असामाजिक तत्व चाहते हैं कि चीज़ें गलत तरीके से पेश हों। ये हम युवाओं का कर्तव्य, जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ों को काउंटर करें। और काउंटर किससे होता है? काउंटर सत्य से होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।
रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है बैरीनाग से। बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के वीआईपी का नाम आने के बाद गिरफ्तारी की मांग और अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर बैरीनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें, पौड़ी जनपद के सतपुली स्थित बैरीनाग बाजार में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर भाजपा पर दबाव बनाया गया है और मांग की गई है कि इस मामले में शामिल कथित वीआईपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने अब चेतावनी दे डाली है कि अगर शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस नेतृत्व गांव-गांव तक आंदोलन तेज करेगा। बता दें, कैंडल मार्च में गंगोली हाट, रायगढ़, गड़ाई, गंगोली, चौकौडी, थल सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय होना चाहिए और इस स्त्री हित के मामले को लेकर समाज के हर वर्ग को एकजुट होना चाहिए। महिला बहन अभिनेत्री जिसने पूरी पॉलिटिक और उस वजह से आज पूरे देश में एक हलचल मची है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए टोटल कांग्रेस पार्टी और अन्य विभिन्न पार्टी और विभिन्न संगठन के लोग और जितने भी इस तरीके से हमारे सामाजिक प्राणी हैं, जितने भी हमारी माताएं बहन हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर है, सब लोग आज इसके लिए इनको सजा दिलाने के लिए, अपराधियों को सजा देने के लिए एकत्र हैं और इनको सजा दिला के रहेंगे। और अगर ये सरकार नहीं करती है, अगर ये सरकार इस कार्य को नहीं करती है तो हम इसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे और इनको हर तरीके से, हर मुठभेड़ में हर तरीके से इनको सजा देने का कार्य करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है मसूरी से। बता दें, मसूरी की एकमात्र सरकारी स्वास्थ्य इकाई उप जिला चिकित्सालय में अब नेत्र ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। जहां गुरुवार को चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से नए नेत्र ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कर दिया है। शुभारंभ के साथ ही आई सर्जन डॉक्टर नेहा पांती ने, आपको बता दें, ये भी कहा है कि मोतियाबिंद का पहला सफल ऑपरेशन कर इस नई सुविधा की शुरुआत की गई है। डॉक्टर नेहा पांती ने यह भी कहा कि सरकार और अस्पताल प्रशासन द्वारा आंखों के ऑपरेशन के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अस्पताल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना भी की है। बता दें, सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने यह भी बताया है कि उप जिला चिकित्सालय मसूरी आसपास के दर्जनों गांव के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बन चुका है। सभी लोगों को यहां पर आना चाहिए और अपने नेत्र से जुड़ी परेशानियों को सही करवाना चाहिए। उन्होंने अपील की है मसूरी वासियों से भी कि ये यहाँ पर आएं और अपनी समस्याएं हमसे साझा करें। बता दें, ये अभी अभी शुरुआत हुई है। शुभारंभ मीरा सकलानी ने किया है। साथ ही अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर्स ने अपील की है मरीजों से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहां पर आएं और अनुभव लें कि किस तरह की यहां प्रक्रिया हो रही है, किस तरह की जांच चल रही है। बता दें, जो भी मरीज वहां पर मौजूद थे सभी ने तारीफ करी। मोतियाबिंद का एक ऑपरेशन सफल भी हुआ और इस नई सुविधा की शुरुआत भी की गई। यह भी सामने आया कि सभी तरह के आवश्यक उपकरण अब वहां पर उपलब्ध हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी सराहना की है और डॉक्टर से मुलाकात कर मरीजों की समस्याओं का समाधान भी किया है। बता दें, डॉक्टर खजान ने यह भी बताया है कि उप जिला चिकित्सालय मसूरी आसपास के दर्जनों गांव के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का अब प्रमुख केंद्र बन चुका है। तक हमारी बहुत प्राथमिकता थी कि हम IOT अपनी स्टार्ट करें, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी कमी थी जो पूरी हो गई है।
तो CMA सर के सौजन्य से और सन मंत्री जी और हमारी मैडम सकलानी की सहायता से अब हमारे पास सारी कमियां पूरी हो चुकी हैं, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं IOT को। तो आज हमने पहली सर्जरी की है कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद की। उसके अलावा भी और अन्य प्रकार की जितनी भी आँख की सर्जरीज हैं उसके लिए हम तैयार हैं। तो मसूरी वासियों से यही अनुरोध है कि इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाएं। देहरादून जाने की उनको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं तो यही कहूँगी कि इतना एक्सपीरियंस है हम लोग, कुछ बहुत सारी इतने सालों से हम सरकारी सेवा में हैं, तो अब तक अपनी पूरी जी जान से हम अपना कार्य करते हैं। तो बाकी तो फिर अब जैसे जैसे हमारा काम होगा वही लोगों को पता चलेगा कि अच्छा कार्य हम करते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भारी संख्या में लोग आएँ, पूरी तरह से इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। मेरा सब बढ़िया रहा। मैं लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ कि मसूरी के अंदर कम से कम एक आँखों का ऑपरेशन का वो खुला है। हाँ, जनता से मेरी निवेदन है कि आपको देहरादून जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट है, बढ़िया डॉक्टर है और अच्छा बिहेव करते हैं लोग, मतलब पेशेंट के साथ। मैं इसलिए तारीफ करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इनके पास आ भी रहा हूँ। पूरी डॉक्टर्स की टीम को बधाई देना चाहूँगी कि उनके सफल प्रयासों से ही ये हो पाया है कि आज एक 64 वर्षीय एक बुज़ुर्ग का यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। पहली बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आँखों का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार यहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरे शहर वासियों को भी बधाई देना चाहूँगी कि सिर्फ शहर के ही नहीं, शहर के आसपास का जो एरिया है, जिन लोगों को खास तौर से बुज़ुर्गों को आँखों के ऑपरेशन के लिए देहरादून दौड़ना पड़ता था, लेकिन आज से वो निःशुल्क सेवा हमारे सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगी। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी फैसिलिटी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होती, जो भी हमको यहाँ पे सामान चाहिए होता है, वो माननीय मंत्री जी अपने प्रयासों से यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। समय समय पे हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करते रहते हैं। बता दें, मोतियाबिंद का यहाँ पर पहला सफल ऑपरेशन हुआ। मीरा सकलानी ने मुख्यमंत्री की भी तारीफ करी। उन्होंने बोला उन्हीं के सहयोग से सब कुछ यहाँ पर हो पाया है। मरीजों को भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सभी ने विश्वास जताया। स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होने की आशंका भी है। आसपास के गांव के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। सभी तरह के नेत्र ऑपरेशन यहां पर हो पाएंगे और साथ ही सारे डॉक्टर्स ने यह भी साझा किया है कि यहां सभी तरह के उपकरण अब हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से स्वागत किया जा रहा है मीरा सकलानी का। नेहा पांती और डॉक्टर खजान मौजूद वहां पर। अगली खबर है देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र से। बता दें, जहां पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी कर चोरी करने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपियों ने विद्युत विभाग के उप संस्थान से करीब 300 मीटर बिजली केबल और अन्य उपकरण चोरी कर लिए थे, लेकिन पुलिस की सटीक कार्रवाई से वे चोरी का माल लेकर भागते समय हिरासत में ले लिए गए। बता दें, घटना के बाद पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी की है और कार में सवार 4 संदिग्धों को घेराबंदी कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें, पुलिस का साफ कहना है कि चोरी किया गया सरकारी सामान क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया जा सका। चोरी में इस्तेमाल हुई, आपको बता दें, कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज भी कर दिया है और बरामद केबल, इंसुलेटर और औजार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुहेल सहारनपुर से जो है, सर्वेश और मनमोहन जो कि उत्तरकाशी से हैं, साथ ही बता दें अरविंद के रूप में हुई है। इनमें से कुछ पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने अवर अभियंता ऋषि राम छेत्री की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। साथ ही बता दें, पुलिस की अग्रिम जांच और कार्रवाई आगे भी जारी है। अगली खबर है देहरादून से। बता दें, बीते बुधवार भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में
एक बार फिर कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जी हां, पार्टी को मजबूत करने का उन्होंने संकल्प भी ले लिया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ब्लॉक प्रमुख, पार्षद और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं बताया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण अभियान को गति दी गई है। भाजपा नेतृत्व का यह भी कहना है कि पार्टी की सदस्यता अभियान राज्य में जोरों पर है और जनता भाजपा के उत्तराखंड में विकास कार्य के प्रति विश्वास जताते हुए साफ दिख रहा है। पार्टी से जनता जुड़ी हुई है। वहीं पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी 21 से अधिक रिटायर्ड अधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, जिससे स्पष्ट है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक संगठन 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में सक्रियता से जुट गए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने यह भी कहा कि पूरे देश में भाजपा से जुड़ने के लिए जनमानस लगातार प्रयास कर रहे हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन तथा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ले ली है। बता दें, परिहार ने यह भी आगे कहा कि कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा से संपर्क में हैं और उन्हें जल्द ही संगठन में शामिल किया जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए एक जनमानस लगातार प्रयास कर रहा है और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन तथा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अनेक जनपदों से हमारे पास अभी कई जनप्रतिनिधि सदस्यता के लिए हमारे पास वो फोन कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और अन्य कांग्रेस के बड़े नेता भी हमारे संपर्क में हैं। हम समझते हैं कि बहुत शीघ्र हम उन सबको भी अपने पार्टी में राय विचार विमर्श करके पार्टी के साथ जोड़ेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार देहरादून हाईवे स्थित शुद्धरवाला में 3 चोरों ने घर का ताला तोड़कर, आपको बता दें, लाखों रुपए की ज्वेलरी साफ कर दी है। शिकायत मिलने पर आपको बता दें, रायवाला पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है और अब चोरी को गिरफ्तार करने वाली सफलता हासिल की है। चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, फिलहाल आपको ये भी सूचना सामने आ रही है कि पुलिस ने मुकदमों के आधार पर चोरों को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने यह भी बताया कि 6 जनवरी को बिना देवी के घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मुखबिर की सूचना पर आपको बता दें, पुलिस ने चोरों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है, जिनकी पहचान विनोद, राजेंद्र और सत्यम के रूप में हुई है। तीनों आरोपी नशा करने के आदी भी बताए जा रहे हैं। नशीला सामान खरीदने के लिए ही आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। साथ ही तीनों आरोपी छिंदरवाला के ही रहने वाले हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार। सच क्या है?